सो ये सारे सिक्योरिटी एरियाज के अराउंड इम्पोर्टेंस है। देन अगर मैं नॉट स्पेसिफिकली नेवी बट अगर मैं बात करूँ तो ब्लू इकोनॉमी की हम बात कर सकते हैं। देन वी कैन टॉक अबाउट कि टूरिज्म पर्सपेक्टिव से वी आर हैविंग, हमने अनाउंस किया डिफरेंट क्रूज मिशंस लाइक फ्रॉम बॉम्बे टू लक्षद्वीप वी आर हैविंग डिफरेंट रूट्स। इसके अलावा मिनरल एक्सप्लोरेशन में it can play an important role in terms of the India का जो deep ocean mission है for exploration of the polymetallic nodules, and then we can talk about कि southern Indian जो states हैं like Tamil Nadu, Kerala, तो fishermen के perspective से their safety, because India Sri Lanka के बीच में there is that issue also. So I think overall ये सारे areas हैं जो हम cover कर सकते हैं। अब पहली बात है कि जो मानसी ने बोला, वो आई थिंक मानसी जो आपने बोला ना फिशरमैन से रिलेटेड, वो कोस्टल गार्ड से हमेशा रहता है रिलेशन, नेवी का थोड़ा कम उसमें रोल है। और हाँ दूसरा, मैंने वाटर पर्सपेक्टिव और से दो सारा तीन कवर। एरियाज है जहाँ पर नेवी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। एक है कि मालदीव्स में जो बेस है नेवी का, अंडा चोकिंग पॉइंट जो अंडमान निकोबार आइलैंड के बगल में, उसको मॉनिटर करना। फिर आप सबमरीन के थ्रू आपको स्पाई करना डीप सी में कि चाइनीज का कितना डोमिनेशन है इंडियन वाटर में। चौथा चीज़ है कि इंडिया को एंटी पायरेसी जो है ना नॉर्दर्न अफ्रीका रीजन पे आता है, उसमें भी एक कदम उठाता है नेवी, इंडियन नेवी। तो ये सब हो गया। तो नेवी डे कब मनाया जाता है? तो इट इज ऑन December 4th। और क्यों मनाया जाता है? तो ऑपरेशन ट्राइडेंट हुआ था, किया था नेवी ने, इन विच कराची हार्बर, जो अकेला पोर्ट हार्बर था पाकिस्तान का, उसको ब्लॉकेट किया था 1971 वॉर के समय में। इसको ऑपरेशन ट्राइडेंट बोलते हैं। तो इट इम्पोर्टेंट, इसलिए इसको मनाने के लिए किया जाता है। तो एंटी सबमरीन वॉरशिप लॉन्च्ड। तो पांच चार तरह का होता है, बात कहते हैं एम्फिबियस वॉर, एम्फिबियस शिप्स होता है, फिर कॉर्वेट होता है, डिस्ट्रॉयर होता है, और फिर तो एक एयरक्राफ्ट कैरियर है ही। और कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड, मोज़ेंगन डॉकयार्ड ये भी बनाता है, और कोची शिपयार्ड लिमिटेड ये भी बनाता है। तो दो इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशन है। लॉस एंड डैमेज फंड क्लियर्ड ऑन Day 1 ऑफ COP28 समिट। ये फंड का क्या काम है कि जो भी कंट्रीज डील कर विद द इफेक्ट्स ऑफ द क्लाइमेट चेंज, सी वाटर, सी लेवल राइज एक्सेट्रा, एसिडिफिकेशन ऑफ सी वाटर, तो उनको एक हेल्प मिलना चाहिए, फाइनेंशियल एड मिलना चाहिए। तो इसके के लिए ये लॉस एंड डैमेज किया गया था, लॉस एंड डैमेज फंड। कितना लॉस हुआ है और डैमेज असेस करिए और फंड दीजिए। तो $250 million फॉर द कंट्रीज थ्रू $billions। ये स्टिल बचा है अभी, लेकिन कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि ये गुड मोमेंटम है, गुड इनिशिएटिव है। मानसी। यस आई थिंक इसमें और तो कोई इम्पोर्टेंट पॉइंट्स नहीं है। मतलब इट इज फॉर दी वल्नरेबल आइलैंड कंट्रीज, हम्म, ज्यादा उनके ऊपर फोकस है कि ज्यादा इम्पैक्ट उनके ऊपर आएगा। तो हाउ वी कैन हेल्प देम फाइनेंशियली सो दैट वी आर एबल टू सेव देम। yes। करुणा, एग्जिट पोल और ओपिनियन पोल में क्या फर्क है? एग्जिट पोल जब होता है जब इलेक्शन खत्म हो जाता है, उसके बाद पोलिंग खत्म होता है, उसके बाद 1-2 घंटा बाद जब MCC लगना खत्म होता है बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, उसके बाद से एग्जिट पोल पूछा जाता है कि आप किसको वोट दिए, किसको वोट दिए, ऐसे करके। और फिर एक इकट्ठा कलेक्ट होता है डेटा, और फिर उसको ऑनलाइन डाला जाता है। हर एक स्टेट ब्रॉडकास्टिंग कंपनीज जो है, इंडिया टुडे, न्यूज़ ब्रॉडकास्ट कंपनी, वो डालते हैं। तो एग्जिट पोल हो गया। ओपिनियन पोल होता है जब इलेक्शन के पहले, MCC लगने के पहले, जब ओपिनियन होता है किसको सरकार आप देखना चाहेंगे, वो होता है ओपिनियन पोल। मानसी। यस दिस इज द डिफरेंस, वही है मतलब प्री पोल एंड आफ्टर फ्री पोल। रोजगार मेला, ये क्यों कंडक्ट कराया जाता है? ये मैंने डिस्कस किया था, क्योंकि अ, अगर बहुत लोग को पता नहीं चलता है कि कौन से स्कीम में जाना चाहिए, तो वो भी अवेयरनेस जनरेशन करने के लिए भी, और सरकार का एक एक ट्रांसपेरेंसी मैकेनिज्म है कि कौन से स्कीम्स लाते हैं और कैसे पहुंचाए लोगों तक। इतना एरियाज में रोजगार मेला मतलब दिया जा रहा था, हर एक स्कीम्स का
बात होता है इसमें। प्रवेश, हेनरी किसिंजर कौन है? बीइंग एन आईआईएस स्टूडेंट, हर जगह हेनरी किसिंजर लिखा हुआ है। फेमस पर्सनालिटी इंटरनेशनल रिलेशन में। हेनरी किसिंजर बेसिकली वो एनएसए थे, ऐसे अरिजीत डोभाल अभी है तो वहाँ के एनएसए थे यूएस के, 1971 के आसपास में। उसके बाद फिर वो बने थे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो अगर इंडिया के हिसाब से देखा जाए तो फॉरेन मिनिस्टर भी होता है और होम मिनिस्टर भी होता है, मिक्स। कितना पावरफुल होगा सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, तो वो थे। तो किसिंजर ने बेसिकली यूएस का फॉरेन पॉलिसी एक तरह से उसको चलाया था ओवर द 10 years। और एक तरह से एंटी इंडिया स्टैंड भी था किसिंजर का। लॉन्ग टर्म में वो बताते थे कि पाकिस्तान को हेल्प करना है 1971 वॉर में। और इंदिरा गांधी को बोला था, जो ब्लड डायग्राम फेमस है, कभी पढ़ना इसको तो हंसी भी आएगा देख के। और हेनरी किसिंजर प्लेड ए करी रोल इन यूएस कारपेट बॉम्बिंग कंबोडिया। ट्रू, वियतनाम वॉर के समय में नोबेल प्राइज भी मिला था, क्योंकि वियतनाम वॉर खत्म हुआ था और दूसरा वॉर भी खत्म हुआ था, जो इसराइल अरब 1973 में योम किप्पुर वॉर हुआ था। उसके बाद कैंप डेविड अकॉर्ड हुआ था बिटवीन द इसराइल, इजिप्ट एंड जॉर्डन। तो उनका भी कहीं ना कहीं रोल है। और पीएन हास्कर यहाँ है ना, तो पीएन हास्कर बेसिकली आज के पीके मिश्रा हो गया, जो वहाँ के सेक्रेटरी भी थे, कैबिनेट सेक्रेटरी और प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे इंदिरा गांधी के, पर्सनल थे, आईएएस थे, प्रिंसिपल सेक्रेटरी। तो वो एक ग्रूम किए थे इंदिरा गांधी को, जब इंदिरा गांधी इसमें छोटी थी, जब लाल बहादुर शास्त्री के बाद उनको सत्ता आया उनके पास। तो सिल्किया टनल, इट इज इन बात के लिए इसको। केमिकल फैक्ट्री फायर, ये बात करते हैं कि फायर कोड कंडक्ट होना चाहिए, अपहेल्ड होना चाहिए, फायर इंस्पेक्टर ऑडिटिंग करने के लिए भेजना चाहिए। इनफ्लेमेबल केमिकल्स मटेरियल्स को एक तरीके से प्रोटोकॉल होना चाहिए कि कैसे आप इसको रख सकते हो। पेंट्स, कंस्ट्रक्शन मटेरियल जो भी यूज़ होता है बनाने में फैक्ट्री का, वो फायर रेजिस्टेंट होना चाहिए। तो ये सब बात, मिटिगेशन और रिहेबिलिटेशन, कंपनसेशन की बात कर सकते हैं। तो इंडिया सेट टू लॉन्च एक्स-रे पोलरिमीटर सैटेलाइट। तो एक्स-रे ये क्या करेगा? लो अर्थ ऑर्बिटल में ये रहने वाला है। और इसका रोल क्या है, करुणा एक बार सर्च कर लेना, देखना पड़ेगा। एक्स-रे पोलरिमीटर, it has been focused established in India focusing on imaging and time domain studies and spectroscopy। इसके ठीक। नो सक्सेसफुल इन्फिल्ट्रेशन अलोंग बांग्लादेश बॉर्डर, बीएसएफ डीजी क्लेम करते हैं। इन आवर नॉलेज नो सक्सेसफुल इन्फिल्ट्रेशन इज टेकिंग प्लेस। प्रवेश, आप अग्री करते हैं डिसएग्री करते हैं कि नो सक्सेसफुल इन्फिल्ट्रेशन अक्रॉस द और बांग्लादेश बॉर्डर अगर हो रहा है तो कैसे इसको रिड्यूस किया जाए? मानसी फिर बोल। Okay. मानसी, ओके, सो चैलेंज विद इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर इज की बॉर्डर बहुत ज्यादा पोरस है, मतलब बीच में वाटर बॉडीज हैं, लेक्स है, तो वहां पे आप मतलब फिजिकली उसको गार्ड नहीं कर सकते हो। सो उसकी वजह से थोड़े चांसेस ऑफ इन्फिल्ट्रेशन इंक्रीज हो जाते हैं। प्लस एक और जो हमें सिक्योरिटी चैलेंज देखने को मिलता है वो कैटल स्मगलिंग का देखने को ज्यादा मिलता है। So with the help of technology and like drone technology, and we are having laser technologies, so we are able to, you know, more strongly guard. Plus if we are saying कि there are no successful infiltration, तो minor अगर like क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट भी हो रही है ऑफ द पीपल, सो उसको हम नहीं बोलेंगे कि इन्फिल्ट्रेशन हो रही है, बट मेजर स्केल पे यहाँ पे आई गेस बात हो रही है
कि no such major successful infiltration exercise has been possible from the Bangladesh border. बाकी हम बात कर सकते हैं लाइक मणिपुर में इफ यू आर सीइंग सर्टेन लाइक वायलेंट इंसिडेंट्स हैव बीन गोइंग ऑन तो पॉसिबल हो सकता है, बट इतना इम्पैक्ट हमें बांग्लादेश की साइड से नहीं देखने को मिला, बट वी हैव डेफिनेटली सीन इट फ्रॉम द साइड ऑफ म्यांमार. सो वो जो सिचुएशन का हम बोल सकते हैं कि फायदा उठाया गया है एंड उसकी वजह से ड्रग स्मगलिंग भी और ज्यादा इंक्रीज हुई है. ओके. बालूचिस्तान, ये तो पता है पाकिस्तान का वेस्टवर्ड डायरेक्शन में. पाकिस्तान के अंदर में 5 स्टेट है, जैसे इंडिया में 28 और 6 है ना, वैसे ही पाकिस्तान में 5 स्टेट है. तो पहला पंजाब पाकिस्तान हो जाता है, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, तो उस तरफ में फाटा पाकिस्तान का. फिर आपका यहाँ ये हो जाता है बालूचिस्तान हो गया, सिंध हो गया, और आज़ाद कश्मीर हो गया. तो ये 5 स्टेट है. कोर सेक्टर ग्रोथ स्पीड्स टू 12.1%. तो कोर सेक्टर है क्या? तो ये आईआईपी इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, इसका 40%, 40.1% के आसपास कोर सेक्टर इंक्लूड करता है. इसमें से ये नेचुरल क्या क्या हो सकता है? क्रूड ऑयल रिफाइनरी, नेचुरल गैस, इलेक्ट्रिसिटी, कोल, फर्टिलाइजर, स्टील, सिम सीमेंट एक्सेट्रा. तो सीमेंट सबसे कम होता है. नहीं, नहीं. मतलब 8 होते हैं टोटल कोर हाँ, सेक्टर्स. 8 होता है. इसमें ऊपर गया दिखाता है कि कैसे वापस से ग्रोथ हो रहा है. फिजिकल डेफिसिट टचेस 45% ऑफ टोटल फुल ईयर बजट टारगेट. टारगेट 48% टच हो चुके हैं. एस्टिमेट है अप्रोक्सीमेटली 17.86 लाख करोड़. आई थिंक अगर 8 लाख करोड़ से अगर डिवाइड करें, अप्रोक्सीमेटली 200 बिलियन के ऊपर है फिजिकल डेफिसिट. Spread of AIDS can be stopped with science-backed protocol. Antiretroviral medication are now available to keep the viral load low and prevent multiplication of HIV. और अगर पीपल विद HIV है, वो नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं विदाउट डेवलपिंग अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन, अगर उनको ड्रग मिलता रहे सही टाइम पे. तो HIV एक बार आंचल ले डिजीजेस में. और ये 2 ड्रग होता है टीबी प्रिवेंशन के लिए, और HIV में अलग ड्रग होता है. नाम पता है ऐसे, मानसी? नहीं, HIV नाम तो नहीं पता देखना exactly. होगा इसमें. तो HIV के लिए क्या किया जा रहा है ऐसे इंडिया में? HIV डायग्नोस्टिक बनाया जाता है इंडिया में, प्रूवन टाइम टेस्टेड रोबोट सप्लाई चेन, एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स इन क्लिनिकल रिसर्च. अभी बात हो रहा है, लेकिन अभी क्योर पूरा नहीं है, बस रह सकते हैं. चिंता, कॉम्प्लिकेशन होता है HIV का, जैसे डायबिटीज, हाइपरटेंशन के साथ साथ. ऐसा कुछ दिया मत, एक बार सर्च करना कि HIV का क्या इंडिया में क्या प्रोग्राम है, क्या स्कीम्स है उससे रिलेटेड. Okay. So first, so we have National AIDS Control Program. तो ये fully funded है by the central, मतलब central sector scheme है. And apart from this, when we talk about और other areas, so ये 1992 से चला आ रहा है. It has been implemented since then. So it is for prevention and control of HIV and AIDS.
तो डिफरेंट स्टेजेस में इसको हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं. सो राइट नाउ स्टेज 3 वाज इम्प्लीमेंटेड इन 2016 एंड यही इंपॉर्टेंट एरियाज अभी. और दूसरा एक और पूछना था करुणा, HIV और एड्स में क्या फर्क है? HIV होता है बेसिकली वायरस. वायरस बॉडी के अंदर भी जाता है, बॉडी का इम्यूनोलॉजिकल इम्पैक्ट होता है, उससे जो डिजीज होता है उसको एड्स बोलते हैं. तो HIV वायरस हो गया, और एड्स उससे जो डिजीज होता है वो होता है. एड्स में बेसिकली लास्ट में सिंड्रोम आता है, ऑटो इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम, एड्स. तो वो ग्रुप ऑफ मतलब इम्यून सिस्टम बहुत वीक हो जाता है, उसकी वजह से बहुत सारी डिजीजेस में होती हैं. तो हाँ वो ग्रुप ऑफ डिजीजेस ड्यू टू वीकनिंग ऑफ इम्यून सिस्टम ऐसे बोल हाँ सकते हैं. हाँ. तो HIV अगर आपके पास अगर हुआ है आप, तो वो घबराने का नहीं जरूरत है. आप खाते रहेंगे नॉर्मल ड्रग्स, और आपका हेल्दी लाइफस्टाइल रहेगा तो आप रह सकते हैं. लेकिन फिर जैसे जैसे ओवर द इयर्स एड्स अगर हो जाता है तो फिर तो दिक्कत होता है बॉडी. तो वही बात है. जैसे बात करते हैं ना कोरोना वायरस, तो कोरोना वायरस है, लेकिन उसका जो होता है बॉडी में वो निमोनिया है. वही वाला हाल है इसमें भी. अब नेक्स्ट के आते हैं, एयर पोल्यूशन कॉजेज 2 मिलियन डेथ इन इंडिया. तो ये ले लेना प्रेरणा, 2 मिलियन डेथ इन इंडिया पर ईयर. Phasing out fossil fuel would be result in largest absolute reduction in death in South Asia. Phasing out बहुत important है, और वो बात हो रहा है कि PM 2.5 ओजोन से लेकर के बाकी सब एरियाज भी. इंडिया में जो बात हुआ है वो मोस्टली हार्ट डिजीज, स्ट्रोक, लंग डिजीज कारण हुआ डेथ. तो इसमें ऐसा कुछ एग्जैक्टली नहीं दिया हुआ, लेकिन ये बात है कि कैसे एयर पोल्यूशन को कम कर सकते हैं. तो उसका 5-6 है ओवरऑल, कि आप या तो EPR स्टैंडर्ड करोगे आप इंडस्ट्रीज की डायरेक्टली ऊपर, ताकि वो जो इमिट करते हैं हार्मफुल गैसेस वो कंटेन कर सके. फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर जो पड़ते हैं, स्क्रबर हो गया, या फिर EVs की तरफ में जाओगे, ऑल्टरनेट फॉर्म ऑफ एनर्जी की तरफ में जाओगे, फेजिंग आउट ऑफ कोल होगा, और मिटिगेशन ऑफ द एयर पोल्यूशन भी होगा. और क्लीनर फ्यूल वी आर क्लीनर प्रमोटिंग फ्यूल, इंडोर यस. इंडोर एयर एफॉरेस्टेशन, पोल्यूशन को के लिए. प्रमोट करोगे, अर्बन फॉरेस्ट्री, मियावाकी मेथड, और हम्म. बाकी सब हो सकते हैं. तो इंडोर जो पॉल्यूशन होता है और आउटडोर पॉल्यूशन में क्या फर्क है? एक लाइन में बताओ, इंडोर और आउटडोर में, कि सबसे ज्यादा कंपाउंड क्या होता है इंडोर में एज कम्पेयर टू आउटडोर पोल्यूशन में? इंडोर में सबसे ज्यादा कार्बन मोनोऑक्साइड होता है बिकॉज वो इनकम्प्लीट कंबशन की वजह से, या जो हम फायरवुड को फ्यूल करके चूल्हा जलाते हैं रूरल हाउस होल्ड में. सो आई थिंक कार्बन मोनोऑक्साइड सबसे ज्यादा हायर कॉन्सेंट्रेशन में रहता है इंडोर एयर पोल्यूशन में. हम्म. और दूसरा है ना, एक और एक है जो आपने नहीं नाम लिया, वो है पैन. जैसे विनाइल कंपाउंड होता है ना, जैसे फॉर एग्जांपल टेबल बैठो तो पेंट किया रहता है टेबल, या फिर हाँ. घर में भी पोस्टर लगा रहता है, तो उसमें विनाइल कंपाउंड होता है. तो उसका भी एक तरह से एरोजोल रहता है इंडोर पॉल्यूशन में. जब आप रूम पैन. नहीं जब हाँ, जब खोलते नहीं है ना रूम, अगर क्रॉस जब विंड फ्लो नहीं होता है तब पूरा ही प्रॉब्लम होता है स्टोरेज के कारण. ठीक है, वी कैन मूव टुवर्ड्स द इंडियन एक्सप्रेस न्यूज. नो, कमिंग टू द इंडियन एक्सप्रेस न्यूज पेपर, जब डिस्कस कि वहाँ 5 जगह में इलेक्शन खत्म हुआ है, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, और राजस्थान, मध्य प्रदेश, एंड मिजोरम भी था शायद. मैन्युफैक्चरिंग पुशेस GDP ग्रोथ रेट इन 7.6. हमेशा इंडिया में देखा जाता है कि बात करते हैं सर्विस सेक्टर का, तो मैन्युफैक्चरिंग इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर
को बढ़ना बहुत जरूरी है, और वो तभी बढ़ेगा जब एमएसएमई सेक्टर को आप फॉर्मलाइज करोगे और उसको ज़्यादा से ज़्यादा इंसेंटिव दोगे और उसको पोटेंशियल रीस्केलिंग करोगे, और कैपिटल आउटपुट भी सही होना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू एमएसएमई सेक्टर, क्योंकि इंडिया में जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है इट इज़ मोस्टली ड्रिवन बाय द एमएसएमई सेक्टर। मानसी यू कैन ऐड अगर। यस राइट औशिक, मतलब एमएसएमई सेक्टर का ऑलमोस्ट 90% कॉन्ट्रीब्यूशन है अगर हम बोले मैन्युफैक्चरिंग में। तो ये बात है, हम लोग बात होता है हमेशा करते हैं नॉट गिविंग अप ऑन कोल एनी टाइम सून। तो इंडिया हमेशा बात करता है फेज डाउन नॉट फेज आउट। इंडिया का बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा एनर्जी, इंडिया एनर्जी मिक्स। एनर्जी मिक्स मतलब रिन्यूएबल प्लस नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। वेस्ट में प्रेज ए डिप्लोमेटिक ट्रायम्फ बट नॉट मेनी टीयर्स विल बी शेड इन इंडिया। सही बात है। आप वियतनाम वॉर को सपोर्ट करोगे, आप पाकिस्तान को सपोर्ट करेंगे, बांग्लादेश जब जेनोसाइड होता है 1971 में 10 लाख लोगों का किलिंग होता है, तब क्यों यहाँ के लोग सपोर्ट आप बात करेंगे हेनरी किसिंजर को? तो वियतनाम वॉर हो गया, ओपन रिलेशन, तो ये सब बात, ग्लोबल डिप्लोमेसी 1960s 70s। फिर प्रिपेयर लाइक कोविड टाइम, हॉस्पिटल टोल्ड अमिड न्यू इलनेस सर्ज इन चाइना। फिर से इलनेस स्टार्ट हुआ है, और इंडिया में डायरेक्शन दे दिया है कि आप अकॉर्डिंगली प्रिकॉशनरी मेजर्स लो और आप चेक करो नॉर्मल कि वो नॉर्मल फ्लू है कि वैसे टाइप फ्लू है, निमोनिया है उसे। अगेन उस टाइम पे जो सबसे बड़ी क्राइसिस देखी थी हमने ऑक्सीजन सप्लाई में थी, तो अभी ये सेम मतलब रेस्पिरेटरी इलनेस है बच्चों में। सो अगेन उस पे हमें ध्यान देने की जरूरत हुई है। यस। नेवर थॉट पीरियड यूज अ स्किल टू सेव लाइफ्स। तो राइट होल मैनर बेसिकली स्टिग्मा है कि वो उनके पास स्किल नहीं है, वो डायरेक्टली खोदते हैं, लेकिन उनका स्किल एक काम है। तो ये दिखाता है कि जो लोकल ऑलरेडी स्किल है उसको भी एक तरह से स्टैक एक जगह इकट्ठा करके रखना चाहिए कि कब क्या काम आ जाए किसी के हिसाब से भी। हर बार टेक्नोलॉजी काम नहीं आता है, ह्यूमंस का भी एलिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। असोला भाटी सेंचुरी दिल्ली में चाहे तो। Empowering school student with infrastructure improvement initiative, हरियाणा सीएम announces न्यू इनिशिएटिव। तो नेशनल एजुकेशन प्लान और टैबलेट दिया जाएगा स्कूल चिल्ड्रन को। तो टैबलेट जो दिया जा रहा है इट इज पार्ट ऑफ द फ्रीबीज, कि वो टारगेटेड डिलीवरी ऑफ द स्कीम्स है। मानसी। तो यहाँ पे फ्रीबीज नहीं बोलेंगे क्योंकि अगेन स्कूल चिल्ड्रन है तो दे विल बी बिलो द एज ऑफ 18 years। सो ऑब्वियसली उनके एजुकेशनल में एंड हम बोल सकते हैं कि स्मार्ट एजुकेशन जो हम प्रमोट करने की बात करते हैं, सो उस कॉन्टेक्स्ट में इट इज देयर। और करुणा स्मार्ट एजुकेशन का क्या क्या मतलब अगर आप सोचोगे तो क्या कीवर्ड आता है दिमाग में? स्मार्ट एजुकेशन, यहाँ बात हो रहा है स्मार्ट एजुकेशन से मानसी ने कहा। हम टेक्नोलॉजी का इंटीग्रेशन कर रहे हैं, यस। प्लस स्किल्स इम्पार्ट करने की बात कर रहे हैं ना हम प्रैक्टिकल आज के टाइम स्किल, में। प्रैक्टिकल हम्म। स्किल, क्रिटिकल थिंकिंग, टेक्नोलॉजिकल डिजिटल डैशबोर्ड, डिजिटल बोर्ड, स्टूडेंट टीचर है रिलेशनशिप, एथिकल स्टैंडर्ड अगर बोलेंगे तो तब जाके स्मार्ट। स्मार्ट सिर्फ स्किल में भी, स्मार्ट माइंड से भी, स्पिरिचुअली स्मार्ट मतलब स्पिरिचुअली शांत होना चाहिए। तो ओवरऑल स्मार्ट एजुकेशन की बात। तो उसमें ये भी आ जाएगा कि अगेन स्टूडेंट की जो मेंटल हेल्थ है उसको कैसे हम एड्रेस करने की बात कर रहे हैं, तो उसमें इम्पोर्टेंस ऑफ योगा आ जाएगा, कैसे आप यस। बुलिंग को रोकने की बात करते हो तो। डीएसी बात की, डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल वो बात करते हैं कि कैसे हम प्रोक्योर करें जो भी कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर इन द आर्म्ड फोर्सेस।
97 तेजस कॉम्बैट प्रचंड, याद हो जाना चाहिए अब तक। इंडिया चाइना वर्किंग ग्रुप अग्रीज टू होल्ड कमांडर्स मीट, ये सब चीज कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स है, सीडीएम जिसको बोलते हैं, सीबीएम बोलते हैं। और इससे हेल्प होता है डी एस्केलेशन और डी इंगेजमेंट में हेल्प होता है ये। तो डी इंगेजमेंट और डी एस्केलेशन में डिफरेंस यही है कि डी एस्केलेशन तभी हो सकता है जब डी इंगेजमेंट हो स्टार्टिंग में, ट्रूप्स बॉर्डर ट्रूप्स का डी इंगेज हो, फिर डी एस्केलेशन होता रहेगा, लैडर्स ऑफ एस्केलेशन का। $475 million प्लेस टू क्लाइमेट डिजास्टर फंड, ये बात हुआ दुबई में हो रहा है COP 28। और वहां पर यूरोपियन यूनियन ने 275 मिलियन किया और यूएई ने 100 मिलियन किया प्रपोज। जर्मनी में भी 100 मिलियन किया, यूके अब कमिटेड अबाउट 70 मिलियन, यूनाइटेड 17.5, जापान 10 मिलियन। दिस इज फॉर द लॉस एंड डैमेज। तो सर्व एल सेक इन इजिप्ट वहां पहले हुआ था 27, अभी 28 हो रहा है, 26 ग्लासगो। और सबका जो एमिशन है कार्बन डाइऑक्साइड मीथेन नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये अभी हाईएस्ट है। ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट WMO करते हैं, ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। तो WMO क्या यूएन एजेंसी है? नहीं, ये यूएन नहीं होगा, लिखना होगा एक सेकंड। हाँ, ये वेरीफाइड। ये जेनेवा स्विट्जरलैंड में, और प्रिंसिपल ऑर्गेनाइजेशन हाँ है यूएन एजेंसी, यूएन यूनेस्को के अंदर में आता है ये, यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, उसके अंदर में आता है, ठीक है। फॉरेंसिक एनालिसिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एथिक्स केस स्टडी में काम आता है कि आप डिजिटल फॉरेंसिक्स मतलब कि आप डिजिटल टूल यूज करोगे एनालाइज करने के लिए डेटा, ऑनलाइन सोशल मीडिया का डेटा, मोबाइल का अंदर चिप पे डेटा या लैपटॉप्स, तो फॉरेंसिक हो गया। एक और होता है फॉरेंसिक क्रिमिनल फॉरेंसिक, इसमें आप वही सब डीएनए प्रोफाइलिंग, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, फिर और फिर फिंगरप्रिंट हो गया एक्सेट्रा बाकी सबका, फिर आई रेटिना स्कैनिंग हो गया, या आवाज का हो गया, या लैंग्वेज का हो गया, ऐसा फॉरेंसिक का पार्ट है। तो साइंटिफिक टूल दैट इज यूज बाय द पुलिस, तो इसको इसको बोलते हैं फॉरेंसिक। ये लिखा हुआ है कि गवर्नर्स एक्टिंग एज चांसलर नॉट बॉन्ड बाय एडवाइस ऑफ मिनिस्टर। तो गवर्नर एक्टिंग इन देयर स्टैट्यूटरी कैपेसिटी एज यूनिवर्सिटी चांसलर नॉट बॉन्ड बाय द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ये एक अच्छा सुप्रीम कोर्ट ने रूल दिया है। इसको लिख लेना एक बार प्रेरणा, कि सुप्रीम कोर्ट ने बताया बेसिकली कि हर एक का अपना अपना दायरा है ऑफ द वर्किंग। स्टेट लेजिस्लेचर, स्टेट गवर्नमेंट का अपना अधिकार है विद रिस्पेक्ट टू द बिल, उसमें उन्होंने रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन किया गवर्नर का पावर को। लेकिन यहाँ पर फिर से बताया कि गवर्नर एक तरह से एक्टिंग चांसलर होते हैं, वाइस चांसलर वो अपॉइंट करते हैं, वो अपॉइंट तो करेंगे लेकिन आप, लेकिन चांसलर वो हैं, इसलिए वो पावर्स एंड ड्यूटी उनके अंदर में है, वो डिसाइड कर सकते हैं। तो लिखा हुआ है कि द पावर्स एंड ड्यूटी एक्सरसाइज बाय एंड परफॉर्म बाय हिम अंडर द स्टैट्यूट रिलेटेड टू द यूनिवर्सिटी एंड इट्स चांसलर हैव एब्सोल्युटली नो रिलेशन टू द एक्सरसाइज ऑफ पावर एंड परफॉर्मेंस होल्ड ड्यूटीज वाइल ही इज ऑफिस इज गवर्नर स्टेट। मतलब कि गवर्नर स्टेट भी है और एक तरह से वो एक्टिंग चांसलर भी है, तो दो अलग अलग पावर उनके हाथ में। जैसे फॉर एग्जाम्पल वाइस प्रेसिडेंट का होता है, वो चेयरमैन भी, वो लोकसभा भी राज्यसभा भी होते हैं और एज अ वाइस प्रेसिडेंट भी काम करते हैं। तो ये भी वैसे ही है कि गवर्नर के पास दो पावर, जैसे वाइस चांसलर का है और एक का गवर्नर का है, तो दो अलग अलग पावर, तो उसमें अब इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए बाय द स्टेट गवर्नमेंट। मानसी, ये कौशिक। इसमें वही बताना मतलब चाहिए कि ऐड करना है इसमें कुछ। ये और कुछ नहीं ऐड करना, ये कि मतलब हाँ, आप जब चांसलर की कैपेसिटी में हो तो तब पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं हो सकता है। बस यही बताना चाह रहे कि वो ये जो बॉडी है वो इट कैन नॉट मेरली एक्ट एज ए रबर स्टैम्प, कि वो बता दिया उसको एडवाइस मिल गया और वो डायरेक्टली हाँ में हाँ मिला दिया, ऐसा नहीं।
इसलिए उन्होंने बताया कि 2 डिफरेंट पावर्स। यस। तो डिजास्टर मैनेजमेंट अंडर पीएम मोदी या मार्की प्रोजेक्ट। तो एनडीआरएफ एसडीए में क्या होता है, एनडीए में क्या होता है, एनडीए में अथॉरिटी है, उसके अंदर चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर होते हैं, और उसका एक फोर्स है, उसको बोलते हैं एनडीआरएफ। वैसे ही एसडीए में का हेड होता है चीफ मिनिस्टर। एक अथॉरिटी है जिसमें सबको एक चीफ सेक्रेटरी बाकी लोग बैठते हैं, इंपॉर्टेंट ऑफिशियल, वो डिसाइड करते हैं जो भी होता है डिजास्टर कैसे रिलीफ करे, रिहैबिलिटेशन कैसे करे, रीसेटलमेंट कैसे करे लोगों का, विक्टिम्स का, और कैसे बाद में देखा जाए कि ऐसा हो नहीं, लॉन्ग टर्म में मिटिगेशन कैसे करें। तो उसके अंडर में एक फोर्स होता है, उसको बोलते हैं एसडीआरएफ। तो और एक फंड होता है स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड, और एनडी नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फंड। तो फंड, फोर्स एंड अथॉरिटी, डिफरेंस ये है। तो वही बात है, वही बात देख लेना, हर जगह यूज होता है एनडीआरएफ का। से रोपवे एक्सीडेंट हुआ था, या अभी भूज में हुआ, या फिर अभी सिलक्यारा टनल कोलैप्स में हुआ, या चमोली में डिजास्टर के समय हुआ, सिक्किम में डिजास्टर के समय हुआ, ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट जो हुआ था उस समय उसमें हुआ, फिर ओवरऑल उत्तराखंड में फ्लड के समय हुआ, केरला फ्लड के समय हुआ। तो इतने सारे एग्जाम्पल है अभी डिजास्टर रिलीफ। तो 7 बॉडीज रिकवर्ड। तो आई थिंक दे हैव डाइड ड्यू टू द सूरत प्लांट फायर। तो मैंने डिस्कस किया था क्या करना चाहिए। अब बॉडी आइडेंटिफिकेशन के लिए डीएनए यूज होगा, क्योंकि बॉडी चार्ड हो जाता है झुलसने के बाद। कंपनसेशन दिया जाएगा। तो एथिक्स केस स्टडी में अगर ऐसा हुआ है तब बात करेंगे कि स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा, और प्रोटोकॉल के हिसाब से जो भी स्टैंडर्ड है, फायर कोड स्टैंडर्ड है, उस पर अपहोल्ड करने के लिए कार्रवाई किया जाएगा लोकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी या कोई भी कंपनी के ऊपर जो सामने में। और फिर रेट्रोफिटिंग किया जाएगा प्लांट्स का, और साथ ही साथ डायरेक्शन दिया जाएगा कि आप एक तरह से ऑडिटिंग करिए, फायर ऑडिटिंग करिए, और कंपेंसेशन का प्रावधान किया जाएगा। मानसी, आपको ऐड करना है कुछ? मानसी। नहीं औषध, कुछ ऐड नहीं करना। तो ऐसे इंडस्ट्रियल केसेस के लिए एनजीटी डील करता है। एनजीटी के अलावा और कोई भी अथॉरिटी है जो डील करती है? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल हो, करुणा, ग्रीन ग्रीन ग्रीन, वो उसी के लिए डील करेगा सिर्फ इन्वायरमेंट के हिसाब से, एनजीटी। ये मैं तो बात कर रहा हूँ। इंडस्ट्रियल होते हैं उसमें नहीं करता है वो डील? इंडस्ट्रियल के से मतलब कम करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। प्रवेश, ये मानसी। नहीं, आई डोंट थिंक सो। फायर सेफ्टी के केसेस में नहीं करेगा एनजीटी ना। का रोल नहीं करेगा ये। नेशनल। इसी के लिए अलग होगा। एक बार सर्च करना करूँगा, ठीक है, और एक बार डाल देना ग्रुप पे क्या कि क्वेश्चन है उसे करुणा का? क्वेश्चन है कि एनजीटी तो नहीं करता है ना फायर के केसेस में, वो तो इन्वायरमेंट से होगा डायरेक्टली। हाँ नहीं, एनजीटी का कोई लेना देना नहीं। ये तो ऐसा इंस्टीट्यूशन क्या हुआ इंडिया में, अगर फायर को अगर फायर केस उससे होता है उसके हिसाब से इंस्टीट्यूशन इंडिया में। ऐसे इन्वायरमेंट का बात करते हैं हम लोग, पोल्यूशन का बात करें, सीबी है, स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। ऐसे फायर का किसी का कुछ है ऐसा? नहीं, फायर सेफ्टी ट्रिब्यूनल होते हैं ना। ठीक। अब आते हैं कि नेक्स्ट आर्टिकल में। तो ये पहले करुणा बोलना, फिर आंचल बोलना। वर्डली वॉइस। द टास्क ऑफ द लीडर इज टू गेट हिज पीपल फ्रॉम वेयर दे आर टू वेयर दे हैव नॉट बीन। हेनरी किसिंजर का ही एक तरह से, ठीक है। तो बताओ इसका इंटरप्रिटेशन क्या होगा? फिर मानसी बोलना। The task of the leader is to get his people from where they are to where they have not been. बेसिकली यहाँ पे यही बोलेंगे कि रोल ऑफ एन एडमिनिस्ट्रेटर, आप लीडर भी ले सकते हो, सो लाइक पॉलिटिकल लीडर्स भी हो सकते हैं, सो दे विल बी हैविंग डिफरेंट रोल्स की जो अभी करंट सिचुएशन है यहाँ पे हम डेवलपमेंट, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की बात करेंगे कि हमारा क्या विजन है। लाइक 2047 में अगर ओवरऑल हम इंडिया की बात करते हैं तो वी हैव द विजन की इंडिया को एक डेवलप्ड कंट्री बनाना है। तो उसमें माइक्रो टारगेट्स जो होंगे, अगर हम बात करते हैं वेलफेयर ऑफ द ट्राइबल कम्युनिटी या वनरेबल सेक्शन या इवन पीवीटीजीज की बात करते हैं, तो उनको बेसिक
सर्विसेज अवेलेबल कराना उनके लिए एक वो ही बहुत बड़ी बात है, क्योंकि वो अभी उनके पास अवेलेबल नहीं है। सो सिमिलर वे में अगर हम इकोनॉमिक सेंस में बात करते हैं कि स्ट्रक्चरल शिफ्ट की बात करते हैं हमारे इकोनॉमी में, कि एग्रीकल्चर सेक्टर से हमें शिफ्ट होना है, एक स्ट्रक्चरल शिफ्ट देखनी इन टर्म्स ऑफ डेमोग्राफी एंड द पीपल वर्किंग टुवर्ड्स द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। सो एक सिंपल इंटरप्रिटेशन है। ठीक है, मैं हेल्थ बताऊंगा केयर में हो सकता 2-3 एरियाज है, का शॉर्ट में। इस एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे ट्राइबल्स में देखते हैं कि एकलव्य स्कूल स्टार्ट किए गए हैं, उन्हें भी स्मार्ट एजुकेशन से रिलेटेड मेन स्ट्रीम्स से लेकिन यहाँ बात जोड़ने के लिए कर रहे किया हैं कि गया। वेयर दे हैव ये नॉट बीन, जहां पर वो नहीं थे। तो यहाँ मैं बात करूँ डायरेक्टली एक कमांडर का एग्जांपल लूंगा, आर्मी कमांडर का। उनका रोल होता है कि जो अनसर्टेन इलाका है, फॉर एग्जांपल कोविड प्रोटोकॉल, तो किस समय में को लॉकडाउन हुआ, तो एक लीडर का काम होता है कि पता है सामने में कि पता नहीं क्या होने वाला है सामने में, लेकिन आप इन्फॉर्म डिसीजन लोगे, आप सोचोगे और एक तरह से मेजर्स लोगे वेयर दे हैव नॉट बीन। आपको कभी नहीं पता था कि आज तक कभी कोविड होगा, या आपको पता नहीं था कि कैसे डील करना है विद रिस्पेक्ट टू द क्राइसिस आएगा बाद में। ये जो जियो पॉलिटिकल शिफ्ट हो रहा है, तो फॉरेन मिनिस्टर का रोल हो गया, या प्राइम मिनिस्टर का रोल हो गया, या कमांडर का रोल हो गया विद रिस्पेक्ट टू द वॉर। तो वो एक लीडर का टास्क होता है। और फिर जैसे मानसी ने कहा कि अभी इंडिया को मैक्सिमाइज करना है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, तो पता नहीं आज तक मैन्युफैक्चरिंग में हम लोग लीडर बने नहीं, हम लोग सर्विस सेक्टर में लीडर बने वर्ल्ड वाइड। तो जहां पर पता नहीं वहां कैसे लेके जाए, तो एक लीडर का रोल होता है। अब इसमें ऐड करना है तो वो मानसी नहीं, इसको आगे। और कुछ ऐड नहीं ठीक करना। है। मैन ऑफ द वर्ड टेलीमस लर्न फ्रॉम द किसिंजर स्टेट क्राफ्ट। किसिंजर का स्टेट क्राफ्ट बस यही था, रियल पॉलिटिक था। और इसमें बात हो रहा था कि पावर और प्रिंसिपल, इसके बीच में बहुत ज़्यादा क्लासेस था किसिंजर के समय में, कि पावर को सपोर्ट करेंगे कि प्रिंसिपल सपोर्ट करेंगे। तो उन्होंने सपोर्ट किया था, यूएस का डिप्लोमेसी उस समय था कि कोई भी स्टेट है अगर अथॉरिटेरियन भी है, डिक्टेटर भी वहाँ पर है, लेकिन उसको सपोर्ट करे, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म में यूएस का जो नेशनल इंटरेस्ट को पोर्ट्रे कर रहे थे। लेकिन आजकल प्रिंसिपल ऐसा होता है कि गरीब तबके के लोग, वर्नेबल कंट्रीज, उसको सपोर्ट करना चाहिए। तो पावर और प्रिंसिपल यहाँ पर है। तो वही बात है, जैसे किसिंजर ने चाइना को बढ़ाया था, बोला था कि चाइना विल बी द नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट हब फॉर द वेस्टर्न कंट्रीज। और सब कोई कंट्रीज में बात हुआ। और चाइना का 1980s के समय में, नहीं, चाइना का मौ के बाद डेंग ज़ाओपिंग का ओपन चाइना पॉलिसी आया, उसमें चाइना में इन्वेस्टमेंट बढ़ते गए। तो किसिंजर का वो बड़ा रोल था। लेकिन वही अगर देखा जाए, चाइना में कोई कम्युनिस्ट था, उसको सपोर्ट किया, लेकिन इंडिया में जब बांग्लादेश वॉर, जब इंडिया लड़ रहा था फॉर द लिबरेशन ऑफ बांग्लादेश, उसमें अगेंस्ट में था। तो ये दिखाता है कि प्रैक्टिकलिटी और प्रिंसिपल कैसे एक दूसरे को इम्पैक्ट करता है। तो ही स्टेटक्राफ्ट वॉज बेस्ड ऑन रियल पॉलिटिक्स। तो ये बस पता होना चाहिए। प्रवेश, तुम इसको एक बार लिख लेना, pragmatism to an example. The leader India needs to be, ये बात है लीडर ऑफ ग्लोबल साउथ, इट मस्ट रिटर्न टू इट्स पॉलिसी ऑफ न्यूट्रलिटी एंड एम्पैथी। तो ये बात एक और है इसमें जो पॉइंट आउट, प्रवेश इसका आप बोले इंटरप्रिटेशन। तो इंडिया, इट मस्ट रिटर्न टू इट्स पॉलिसी ऑफ न्यूट्रलिटी एंड एम्पैथी। तो ऐसा क्यों बोल रहा है, क्या चीज़ है इसको ओवरऑल क्या रहे? तो बेसिकली ये यही कहना चाह रहा है कि जो इसराइल और पैलेस्टीनियन जो कोर्स है, जिसमें इंडिया टू स्टेट सोल्यूशन की बात करता है, उसमें उसको एम्पैथी, इट मस्ट रिटर्न टू इट्स पॉलिसी ऑफ न्यूट्रलिटी एंड एम्पैथी। तो इसमें मुझे ऐसा लगता है कि रिटर्न, मतलब मैं इससे डिसएग्री करता हूँ इस स्टेटमेंट से, क्योंकि इंडिया का स्टांस हमेशा से वही है, पहले भी यही था और अब भी यही है, कि न्यूट्रलिटी की, दोनों स्टेट के बीच में टू स्टेट सोल्यूशन इंडिया प्रेफर करता है। और जहाँ तक एम्पैथी की बात है, तो नो फॉर्म ऑफ एनी टेररिज्म को इंडिया सपोर्ट करता है। और हमास को भी, जो सिविलियन अटैक उन्होंने किए इसराइल के ऊपर, उसको भी कंडेम करता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया को